ईरान एक ऐसा देश जो अक्सर एक पहेली की तरह लगता है। देखिए, एक तरफ तो वो धार्मिक तौर पर कहता है कि परमाणु हथियार हराम है, बिल्कुल गलत है, और दूसरी तरफ वो दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और एडवांस ड्रोन और मिसाइलें बना रहा है। तो सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो चलिए, आज इसी विरोधाभास की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ईरान की इस डबल गेम वाली रणनीति के पीछे का असली सच क्या है। अब देखिए, ये जो सवाल है ना, इसका जवाब समझने के लिए हमें दो चीजें देखनी होंगी। पहला हिस्सा है ईरान का धार्मिक पक्ष और दूसरा है उसकी सैन्य हकीकत। आइए सबसे पहले धार्मिक पहलू को समझते हैं, जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो हाँ, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले टुकड़े को देखना होगा, परमाणु हथियारों के खिलाफ ईरान का मजबूत धार्मिक स्टैंड। और ये स्टैंड एक फतवे के जरिए दुनिया के सामने रखा गया है। अच्छा, तो ये फतवा आखिर होता क्या है? इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये एक तरह का धार्मिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये सिर्फ किसी की पर्सनल राय नहीं होती, बल्कि देश के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं, उनका एक बहुत ही गंभीर और आधिकारिक फरमान होता है, और इसका वजन बहुत ज्यादा माना जाता है। और सुनिए, ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर का सीधा हुक्म है। जब वो कहते हैं कि परमाणु हथियार हराम है, तो इसका मतलब है कि इस्लामी कानून के हिसाब से ये पूरी तरह से मना है। ये कोई सियासी बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक गहरा नैतिक और धार्मिक स्टैंड है। और पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये फतवा दशकों से ईरान की ऑफिशियल पॉलिसी का हिस्सा रहा है। इसकी कहानी तो आप देखिए 90s के दशक के बीच में शुरू हुई थी, और 2005 आते आते इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया के सामने औपचारिक रूप से पेश कर दिया गया। मतलब ये एक लंबा और सोचा समझा सफर रहा है। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। ईरान तो कहता है कि ये हमारा पक्का धार्मिक विश्वास है, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें इस पर शक है। वो पूछते हैं कि कहीं ये तकिया तो नहीं। तकिया एक इस्लामी कॉन्सेप्ट है, जिसमें अपने विश्वास को बचाने के लिए सच को छुपाने की इजाजत होती है। तो क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, या ये बस एक होशियार राजनीतिक चाल है, जिसे अगर हालात बदलें तो बदला भी जा सकता है? अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एक ऐसा पहलू जो उस फतवे से एकदम उल्टा लगता है, और वो है ईरान की जबरदस्त और डराने वाली सैन्य ताकत। मिसाल के तौर पर शहीद 136 ड्रोन को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, इसने तो जैसे जंग के नियम ही बदल दिए हैं। ये बहुत सस्ता है, बहुत असरदार है, और इसे बहुत बड़ी तादाद में बनाना भी आसान है। और यही बात इसे एक बेहद ताकतवर और खतरनाक हथियार बना देती है। और फिर बात आती है मिसाइलों की। जरा रेंज देखिए, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसका सीधा मतलब ये है कि ये हथियार ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत दिखाने की जबरदस्त क्षमता देते हैं। वो अपने से बहुत दूर बैठे दुश्मन को भी निशाना बना सकता है, जो उसे एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देता है। लेकिन ईरान सिर्फ हमला करना ही नहीं जानता, अपना बचाव करना भी खूब जानता है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम किसी अभेद्य किले जैसा है। इसमें कई परतें हैं। ये मोबाइल है, मतलब इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, और इसमें अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसे भेदना लगभग नामुमकिन है। ये किसी भी बड़े हमले को झेलकर भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रह सकता है। तो अब हमारे सामने तस्वीर के दो टुकड़े हैं। एक तरफ परमाणु बम के खिलाफ एक धार्मिक हुक्म, और दूसरी तरफ एक इतनी ताकतवर सेना। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? जवाब जवाब छिपा है ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में। अब ये नंबर देखिए, ये सच में होश उड़ाने वाला है। सिर्फ एक हफ्ता, जी हाँ, अगर ईरान आज तय कर ले, तो उसे एक परमाणु बम के लिए जरूरी हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने में बस इतना ही समय लगेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक क्षमता है, जो दुनिया के समीकरणों को पल भर में बदल सकती है। और बस यही बात ईरान को बनाती है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट, मतलब एक ऐसा देश जिसके पास बम बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी है, सारा जरूरी सामान भी है, लेकिन उसने अभी तक वो आखिरी कदम नहीं उठाया है। इसे ऐसे समझिए कि कार बनाने के सारे पुर्जे तैयार हैं, बस चाबी लगाकर इंजन स्टार्ट नहीं किया गया है। और हाँ, ईरान इस मुकाम तक कोई 1-2 दिन में नहीं पहुंचा है। ये दशकों पुरानी कहानी है, जो खुफिया प्रोजेक्ट से शुरू हुई, फिर बाहरी दबाव में कुछ वक्त रुकी, और फिर अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाती गई। और आज यही सफर ईरान को इस परमाणु दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है।
तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? आखिर इस जटिल और विरोधाभासी दिखने वाली रणनीति के पीछे का असली मकसद क्या है? अब वक्त आ गया है कि इन सारी कड़ियों को जोड़ा जाए और समझा जाए कि इस पूरी दोहरी रणनीति के पीछे का असली खेल क्या है। और देखिए, यहीं पर सारा राज खुलता है। ये कोई विरोधाभास है ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही शातिर और सोची समझी रणनीति है। इसका एक मकसद है अपने दुश्मनों को डरा कर रखना, दूसरा देश की शान बढ़ाना, तीसरा इलाके में अपना दबदबा कायम करना, और चौथा दुनिया से बातचीत की टेबल पर एक मजबूत ताकत बनकर बैठना। मतलब परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़े होकर बिना उसे बनाए ईरान को वो सारे फायदे मिल रहे हैं जो वो चाहता है, और साथ ही वो परमाणु शक्ति होने के नुकसान से भी बचा हुआ है। तो अब जब हम इस पूरी जटिल रणनीति को समझ चुके हैं, तो आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या? और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। एक ऐसा देश जो परमाणु बम से सिर्फ एक हफ्ते दूर है, लेकिन उसी बम को धर्म के खिलाफ मानता है। तो ईरान का अगला कदम क्या होगा? क्या वो हमेशा इसी दहलीज पर खड़ा रहेगा, या फिर दुनिया के हालात उसे ये लकीर पार करने पर मजबूर कर देंगे? जवाब चाहे जो भी हो, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक पहेलियों में से एक है।